नेतन्याहू ने नया मिशन अपना ढूंढा लेबनान में। ईरान पे जो हमले हो रहे हैं वो रुकने वाले हैं, ये जंग खत्म होने वाली है। इस बात की जानकारी जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक फुटबॉल टीम से मुलाकात करते हुए मीडिया से बातचीत कर देते हैं तो लगता है कि ईरान की कहानी अब खत्म हो जाएगी और ट्रंप का मिशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रंप उसी दौरान एक नई बात कहते हैं। वो कहते हैं अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कि आपको अब तो आपका नया मिशन क्यूबा होगा ना, आपको क्यूबा जाना होगा। अब क्यूबा क्यों? अब क्यूबा के पीछे की पूरी कहानी है। हमारे साथ राहुल मौजूद हैं, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक दो बातें आपको मैं बता देता हूं कि जो क्यूबा है वो क्यूबा एक ऐसा देश है जहां सीआईए के एजेंट भी 8-8 बार फेल हो चुके और वो वहां की सत्ता को बेदखल नहीं कर पाए। यहां तक कि अब जो क्यूबा में ट्रंप चाहते हैं वही अंजाम जॉन एफ कैनेडी चाहते थे दशकों पहले। और ये बात ये तक हो गई थी कि मार्को रूबियो जो अभी अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनके माँ बाप क्यूबा से आए हैं, तो ट्रंप चाहते हैं कि अब क्यूबा का राष्ट्रपति मार्को रूबियो को बना दिया जाए। लेकिन अब राहुल बताएंगे कि आखिर क्यूबा के मिशन पे ट्रंप लगना क्यों चाहते हैं। अभिषेक, देखिए, जो क्यूबा है वो अमेरिका से मात्र 150 किलोमीटर दूर है। 150 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों के बीच रिश्तों में अरबों किलोमीटर की दूरी है। और ये दूरी अभी से नहीं, करीब 60-70 साल से चल रही है। अगर कायदे से देखा जाए तो 1960 से ये दूरी चल रही है, क्योंकि जब 1959 में फिदेल कास्त्रो और उनके भाई ने मिलकर वहाँ पर रेवोल्यूशन लेके आए, तो उस समय अमेरिका के जो समर्थित राष्ट्रपति थे, या फिर ये कहा जाए कि जो क्यूबा के तानाशाह थे बतिस्ता, उनकी सरकार को उखाड़ फेंका और वहाँ पर अपनी नई सरकार बनाई जो कि एक कम्युनिस्ट सरकार थी, जिसको समर्थन था सोवियत संघ का। उस समय सोवियत संघ ने जो है पूरा समर्थन किया। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा और उस समय के बारे में बताना चाहता हूँ। जो बतिस्ता थे वो अमेरिका के सहयोग से वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए थे। 1952 में उन्होंने सैन्य तख्ता पलट कर ये कुर्सी हासिल की थी। उस समय क्यूबा को अमेरिका अपना कैरेबियाई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बड़ा सहयोगी मानता था, क्योंकि वहाँ पर कसिनो थे, चीनी का उद्योग था, होटल थे, बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर अमेरिकी कंपनियों ने निवेश किया हुआ था। तो अमेरिका वहाँ से पैसा कमा रहा था, इसीलिए वो बटिस्टा को जो है समर्थन कर रहे थे। लेकिन साल 1959 आते आते ये हालात जो हैं वो बदल जाते हैं। देखिए, आप सबसे पहले ये समझिए कि 1959 में जो क्रांति हुई थी उसमें फिदेल कास्त्रो और उनके भाई और उसके अलावा चुगवेरा जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। चुगवेरा जो है वो अर्जेंटीना के थे। वो जाते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे मैक्सिको में उनकी फिदेल कास्त्रो से मुलाकात होती है। और जब मुलाकात होती है तो दोनों क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति थे और वहाँ पर उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है और वो लोग कसम खाते हैं कि हम क्यूबा से ये तानाशाही को उखाड़ फेंकेंगे, वहाँ पर एक नई सरकार बनाएंगे और अपने हिसाब से लोगों के लिए देश को चलाएंगे। तो 1959 में ये परिवर्तन वहाँ पे होता है, उखाड़ के सरकार को फेंक दिया जाता है। उसके बाद में फिदेल कास्त्रो की वहाँ पर सरकार बनती है। इसके बाद अमेरिका के साथ में इनके संबंध बहुत ज़्यादा खराब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिदेल कास्त्रो, चिगवेरा और बाकी लोग जो इस क्रांति में शामिल थे वो अमेरिका को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अमेरिका ने जो है उनके यहाँ तानाशाही करने वाले का पहले समर्थन दिया। इसी वजह से अमेरिका के खिलाफ वहाँ पर माहौल बना हुआ था। जिसके बाद में क्या होता है कि 1960 में अमेरिका क्यूबा के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, जो कि उसकी हमेशा से आदत रही है। शायद ऐसा लगता है कि अमेरिका को कोई बुखार आता है कि इस देश से हमारी नहीं बन रही, इसके ऊपर चलो प्रतिबंध लगा दो। वो देश हमारी बात नहीं सुनना, चलो प्रतिबंध लगा दो। भारत पे प्रतिबंध लगा दो, रूस पे लगा दो, ईरान पे लगा दो, किसी भी देश पे प्रतिबंध लगा दो। तो यही वहाँ पर क्यूबा के साथ में हुआ। व्यापार बंद हो गया, निवेश बंद हो गया। इन्होंने सोचा कि शायद अब क्यूबा जो है झुककर हमारे पास आ जाएगा, लेकिन क्यूबा नहीं झुका। क्यूबा लगातार जो है इनके साथ रिश्ते अपने बिगाड़ता रहा। उसने कहा ठीक है, हम भी नहीं सुधारेंगे अगर आप नहीं सुधारना चाहते हो तो। उसके बाद में 1961 यानी कि 1959 में जो है ये क्रांति हुई थी। उसके 2 साल बाद ही 1961 में बे ऑफ पिग्स में एक हमला होता है। ये हमला कौन लोग करते हैं? जो क्रांति के समय अमेरिका भागकर चले गए थे, यानी कि जो क्यूबा के लोग क्यूबा छोड़कर अमेरिका चले गए थे, उन लोगों को अमेरिका में हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। कई सारे रिपोर्ट्स में इस चीज़ों का दावा किया गया है कि अमेरिका ने अपने उन लोगों को जो है खतरनाक ट्रेनिंग दी, उन लोगों को सारे हथियार चलाने सिखाए, उन्हें हथियार दिए
और उन्हें वापस भेजा कि जाओ तुम जाके क्यूबा में लड़ो और वहाँ की सत्ता को उखाड़ फेंको। तो ये बे ऑफ पिग्स का लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर भी फिदेल कास्त्रो सरकार को ये लोग नहीं हरा पाते हैं। अमेरिका एक बार फिर यहाँ पे मुंह की खाता है और फिर से इनके सहयोगी जो हैं वो हार जाते हैं। उसके बाद में आता है साल 1962। 1962 में सोवियत संघ, आज रूस है लेकिन उस समय सोवियत संघ था, सोवियत संघ जो है, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार बन गई तो सोवियत संघ का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो सोवियत संघ अपनी परमाणु मिसाइलें वहाँ पर ले जाके तैनात कर देता है। अब इन मिसाइलों से अमेरिका डर जाता है। अमेरिका में मैसेज जाता है कि अगर रूस चाहेगा तो एक दिन में अमेरिका के हर कोने पे परमाणु अटैक कर सकता है, जिसके बाद में विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा। लास्ट में जाके जब कई सारे देश बीच में आए तो समझौता होता है, जिस समझौते के तहत ये वादा किया जाता है कि सोवियत संघ अपनी मिसाइलें यहाँ से हटाएगा, लेकिन अमेरिका वादा करे कि वो क्यूबा के ऊपर कोई हमला कभी भी नहीं करेगा। तो अमेरिका को मजबूरन ये वादा करना पड़ता है क्यूबा और सोवियत संघ के आगे झुककर कि वो क्यूबा के ऊपर अटैक नहीं करेगा, तब जाकर वहाँ से सोवियत संघ की परमाणु मिसाइलें हटती हैं। अब इसके बाद में जब शीत युद्ध चलता है तो शीत युद्ध में लगातार क्यूबा के और अमेरिका के संबंध खराब रहे, क्योंकि क्यूबा जो है वो सोवियत संघ का करीबी बना रहा, वो हमेशा सोवियत संघ को समर्थन देता रहा। तो 2008 में जो है राउल कास्त्रो वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन इधर अमेरिका में जब ओबामा सरकार आती है तो 2015 में ओबामा सरकार के साथ में इनके संबंध ठीक होते हैं, व्यापार के कुछ शुरुआत होती है, उसके अलावा दूतावास को लेकर भी अच्छे कदम बढ़ाए जाते हैं। लेकिन फिर से आ जाते हैं ट्रंप, और ट्रंप ने फिर पूरा का पूरा जो है जो व्यवस्था बनी थी वो खराब कर दी और क्यूबा को फिर से दोबारा से दुश्मन बना के रख दिया। राहुल, ये बेहद चौंकाने वाली बात लगती है कि जब चिगवेरा का नाम आप लेते हैं, अर्जेंटीना के उस व्यक्ति की जिसने अमेरिका की सत्ता उस वक्त हिला दी क्यूबा से और क्यूबा में संघर्ष पैदा किया, और इस वक्त जब ये ट्रंप जो है वहाँ से ऐलान करते हैं व्हाइट हाउस से, तो उनके बगल में खड़े होते हैं अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी। तस्वीरें सामने आती है तो लोग ये चर्चा करने लगते हैं, जो इतिहास के जानकार हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि वक्त का पहिया कैसे घूमता है। आप देखिए, एक वक्त था चिगवेरा का जब उस वक्त अमेरिका की सत्ता वहाँ से उखड़ गई। ये चूंकि वो फुटबॉल का प्रोग्राम था तो लियोनेल मेसी का वहाँ होना अलग बात थी, लेकिन इस बात को अब जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए, अगर कभी भी क्यूबा की क्रांति की बात होगी या फिर अमेरिका को सहमाने वाले लोगों की बात होगी तो यहाँ पर एर्नेस्टो चिगवेरा का नाम हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि वो जो हैं अर्जेंटीना के रहने वाले थे, लेकिन वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे वो मिलते हैं मैक्सिको में फिदेल कास्त्रो के साथ, और उसके बाद में ये लोग मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं कि पूरे अमेरिका को उसमें फंसाकर घुमाकर रख देते हैं और क्यूबा के अंदर से अमेरिका समर्थन सरकार जो थी उसे उखाड़ फेंकते हैं। कई सारी बुक्स में इस बात का जिक्र है कि जो क्यूबा के पास में लड़ने के लिए हथियार है वो सारे के सारे चिगवेरा ने अरेंज किए। जो पैसे का जो अरेंजमेंट हुआ उसमें चिगवेरा का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि अमेरिका के साथ लड़ेंगे, अमेरिका के मतलब खिलाफ लड़ेंगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, हथियारों की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, हर चीज में चिगवेरा सबसे आगे खड़े थे। लेकिन चेहरा उन्होंने फिदेल कास्त्रो को बनाए रखा, क्योंकि चिगवेरा वहाँ के निवासी नहीं थे, फिदेल कास्त्रो वहाँ के निवासी थे। लोगों की भावनाएं जो है वो फिदेल कास्त्रो के साथ में जुड़ी हुई थी, लेकिन असली हीरो जो थे वो चिगवेरा थे। ये आज़ादी के बाद में इन्होंने वहाँ पर मंत्री पद संभाला, उसके बाद में वहाँ की जो बैंक थी, बैंक के मुखिया भी बने, लेकिन उसके बाद भी इनका वहाँ पर मन नहीं लगा। इन्होंने बोला कि मुझे पूरी दुनिया में जो है क्रांति फैलानी है। चिगवेरा वहाँ से निकल जाते हैं क्यूबा से, और उसके बाद में चिगवेरा को बोलिविया में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि यहाँ पर बोलिविया की सरकार को चिगवेरा एक ऑफर देते हैं, कहते हैं कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन बोलिविया की सरकार ये बात नहीं मानती। वो पहले पहचान करते हैं क्या वाकई में ये चिगवेरा है या कोई और है। जब उन्हें पता चलता है कि ये चिगवेरा है तो उसके बाद में बोलिविया में उन्हें मार दिया जाता है। बोलिविया की सरकार के द्वारा सेना पे उन्हें मरवा दिया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि गोरिल्ला युद्ध के लिए वो मास्टरमाइंड थे और अमेरिका को क्यूबा से वर्चस्व खत्म करने में चिगवेरा का सबसे बड़ा योगदान था। यानी ट्रंप जो बात चाह रहे हैं, क्यूबा में जो वो करना चाहते हैं, वो करने के पीछे पुरानी सरकारें जो वहाँ की है, ओबामा को अगर आप छोड़ दीजिए तो कई राष्ट्रपतियों ने जो क्यूबा में करने की कोशिश की है वो ट्रंप दोहराना चाहते हैं। और वो जो उस वक्त कोशिश हुई थी, जरा इस बात को भी मुझे लगता है समझना चाहिए राहुल दर्शकों को कि अमेरिका किस हद तक नीचे गिरता है
कहीं की सत्ता को हटाने के लिए। अभी जब वो वेनेजुएला में वहाँ के राष्ट्रपति को उठाता है तो ट्रंप ये बात कहते हैं कि अब हमने तेल पानी वहाँ का बंद कर दिया है। क्यूबा वहीं से तेल मंगवाता था और वहाँ क्यूबा के जिस फिदेल कास्त्रो की आप बात कर रहे थे, जिस दौर की आप बात कर रहे थे, उस वक्त जो फिदेल कास्त्रो थे उनको मारने के लिए अमेरिका ने तमाम तरीके की तकनीक अपनाई। विस्फोटक भरा सिगार रखा गया, जहरीला मिल्क शेक बनवाया गया, डाइविंग सूट तक रखा गया कि एक व्यक्ति को वैसा वेट सूट पहनाकर भेज दिया जाए और उनको मार दिया जाए। यहाँ तक कि समुद्री सीप बनवाई और हद तो तब हो गई जब फिदेल कास्त्रो के एक पूर्व प्रेमी को कहा गया कि जाकर कास्त्रो को जहर दे दे। एक प्रेमिका थी, उससे कहा गया कि उसको जाकर जहर दे दो। उसको बंदूक भी सौंपी गई, गोली मारने की भी कोशिश हुई, लेकिन लास्ट में फेल हो गई। और आखिर में आती है चरित्र हनन की कोशिश, जो अमेरिका बार बार कई देशों के साथ करता है। लेकिन क्यूबा के साथ क्या ट्रंप की रणनीति कामयाब होगी, या ईरान पे जैसे इन्होंने अभी हमला किया और उसके बाद अब कह रहे हैं कि ईरान में सब कुछ हमने तहस नहस कर दिया है, या फिर जो फिदेल कास्त्रो के दौर में हुआ वैसे ही अमेरिका को उल्टे पांव लौटना पड़ेगा? आपको क्या लगता है दर्शकों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।